इस वीडियो क्लिप में जो खौलती हुई नदी है वो है खीरगंगा। वो गांव जो चुटकियों में तबाह हो गया वो गांव है धराली। और लोग जो सीटी मारते हुए सुनाई पड़ रहे हैं वो लोग अपने साथियों को अवगत करा रहे हैं इस बड़े खतरे के बारे में। ये वीडियो है कल 1:45 का, दोपहर का समय था। धराली में जीवन जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था, मतलब जैसा होता है वैसा ही चल रहा था। अचानक से बिना कोई वार्निंग के खीरगंगा से बहुत सारा पानी और बहुत सारी डेब्रीज यानी कि मलबा आता है और लोगों को कुछ भी समय नहीं मिलता बचने का, भागने का, कुछ भी नहीं। इस पूरी घटना में करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। राहत कार्य चल रहा है। जनहानि, प्रॉपर्टी डैमेज और भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिले। आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। शुरुआत करते हैं धराली की लोकेशन से। धराली जो है वो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में एक गांव है। आपको इसकी लोकेशन का अंदाजा और बेहतर हो इस वजह से आप देखिए ये गंगोत्री के बहुत पास में है। हमारे 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री है, बाकी के 3 धाम यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। तो गंगोत्री के पास में धराली गांव स्थित है। इस धराली गांव के से भागीरथी नदी भी होकर गुजरती है। हमने देखा वीडियो में कि कैसे खीरगंगा नदी खौल रही है। खीरगंगा दरअसल भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है। ये वही भागीरथी है जो आगे चल के अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में गंगा बनती है। ये गांव की लोकेशन आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण और भी दूसरे फैक्टर्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट या मडस्लाइड के कारण बहुत तबाही हो जाती है धराली में। तबाही का मंजर कुछ इस तरह का है कि ये सेटलमेंट थे जिसमें से जिन पे रेड डॉट्स हैं वो सेटलमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जिन पे येलो डॉट्स हैं वो पार्शली डैमेज्ड हैं या फिर मलबे के बहुत अंदर तक हैं। वहाँ पर मलबा करीब 50 फीट तक भी देखने को मिल रहा है और इसी मलबे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा भी आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे घरों की छत तक आपको मलबा देखने को मिलता है। ये मंजर है धराली का। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आर्मी डिप्लॉयड है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हर फोर्स जो अवेलेबल हो सकती है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रही है। एंड लोकल्स की भी मदद से लोगों को बचाया जा रहा है। अभी तक 130 लोगों की मदद की जा चुकी है। ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए हैं, बुलडोजर और भी हेवी मशीनरीज का भी डिप्लॉयमेंट किया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन इफेक्टिवली हो सके। अब बात करते हैं इस वीडियो के एजेंडा की। हम किन 3 मुख्य बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ये डिजास्टर का कारण क्या है। कहा जा रहा है कि ये डिजास्टर एक नेचुरल डिजास्टर है, पर इसमें जो तबाही हुई है वो मैन मेड है, इंसानों की गलती की वजह से है। इसमें हम क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आसानी से अवॉइड किए जा सकते थे। दूसरा एजेंडा है कि इस डिजास्टर से एसोसिएटेड एक प्रोजेक्ट का नाम बार बार आ रहा है। मतलब इस डिजास्टर के नाम में एक प्रोजेक्ट का नाम बार बार दिख रहा है और वो प्रोजेक्ट है 4 धाम प्रोजेक्ट। सरकार का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वाई ये डिस्कशन का कारण बना हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एंड तीसरा है कि क्या सरकार को किसी ने चेतावनी दी थी कि इस तरह का डिजास्टर आ सकता है। इन 3 एजेंडास पर डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले कारण जानते हैं कि लोगों को वार्न क्यों नहीं किया गया। क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर हो गया। एक्चुअल में ये फ्लैश फ्लड का कारण क्या है वो डिबेटेबल है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा था कि ये क्लाउड बर्स्ट के कारण है, पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लाउड बर्स्ट का अंदाजा उन्हें इतना नहीं जच रहा है और उनके हिसाब से शायद ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हो सकता है। क्या होते हैं ये फिनोमेना, इनके बारे में जान लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट मतलब क्लाउड का फटना, पर एक्चुअल में ये फिनोमेना ऐसा नहीं होता। जब किसी छोटे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कम समय में तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से क्लाउड बर्स्ट एक इवेंट है जिसमें
30 स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम के क्षेत्र में 1 घंटे में 100 mm या उससे ज़्यादा बारिश होती है। किसी छोटे क्षेत्र में ज़्यादा बारिश का होना, तो 30 स्क्वायर किलोमीटर या उससे कम के क्षेत्र में 100 mm से ज़्यादा बारिश अगर होती है तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। IMD के हिसाब से क्लाउड बर्स्ट के कारण ये फिनोमेना शायद नहीं हुआ है। उनके हिसाब से कारण हो सकता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। अब ये क्या होता है, इसके नाम में ही देखिए, ग्लेशियर लेक है जो फटी है, मतलब आउटबर्स्ट हुआ है जिसका, जो कोलैप्स हुई है। देखो, ग्लेशियर से पानी रिसता रहता है और वो पानी अगर इकट्ठा हो जाता है लेक के फॉर्म में, और अगर वो लेक कोलैप्स हो जाती है, जैसे बांध टूटता है वैसे ही अगर ये लेक कोलैप्स हो जाती है तो बहुत सारा पानी बहता है। तो इस फिनोमेना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी कहा जाता है। अ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हैपेंस व्हेन अ लेक फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स सडनली बर्स्ट एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ ये दोनों फिनोमेना में से कौन सा है, यू डोंट नो, अभी तक ये डिबेटेबल है। पर एक चीज बहुत ही क्लियरली दिख रही है, वो है मड स्लाइड। लार्ज अमाउंट में डेब्री का बहना, लार्ज अमाउंट में मड का बहना, मड स्लाइड इसे ही कहा जाता है, जिसमें बहुत ही स्पीड से मलबा बहता है। मड स्लाइड क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेट मड एंड सॉइल सडनली मूव्स डाउन अ हिल और माउंटेन। तो ये 3 जोग्राफिकल फिनोमिनाज हैं जिनका डिस्कशन बार बार इस डिजास्टर से रिलेटेड हो रहा है। होपफुली आपको अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है कि धराली में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉज क्लियरली पता चलता रहेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। नाउ व्हाई वर पीपल नॉट वार्न्ड, क्योंकि डिजास्टर जो है वो नेचुरल था। IMD की वार्निंग इशूड थी, बट अगेन क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि किस कारण से ऐसी चीज हो गई है। नेक्स्ट है कनेक्शन विद चारधाम प्रोजेक्ट। तो पहले बात करते हैं चारधाम प्रोजेक्ट था क्या और क्यों इस डिजास्टर से उसे लिंक किया जा रहा है। तो चारधाम प्रोजेक्ट जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन तक कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया है। 75% ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था 2024 तक। लास्ट जो अपडेट है हमारे पास वो यही है। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो एजेंडा है वो बहुत ही क्लियर है कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है। ये जो 4 धाम है, पिलग्रिमेज साइट्स हैं ये, तो यहाँ तक हर सीजन में लोग यात्रा कर पाए, इस तरह से इंश्योर करने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। चारधाम प्रोजेक्ट में वहाँ उत्तरकाशी के जो लोग हैं उन्होंने कुछ वार्निंग्स भी इशू की थी। वो इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के चलते रोड्स को चौड़ा किया गया, कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई, वो जो जर्जर ब्रिज थे उन्हें इंप्रूव किया गया। 900 किलोमीटर के आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अंडरगो की गई। बट इस प्रोजेक्ट से उत्तरकाशी के लोगों ने बार बार एक कंसर्न रेज किया था, और वो कंसर्न था एनवायरमेंट का। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे उन्हें कि अगर इस तरह से अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा अगर विकास का कार्य होगा, तो वहाँ के क्षेत्र में डिजास्टर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट इन सारे और इतने, ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया, जस्टिस AK सिकरी के विदिन एक ओवरसाइट कमेटी का भी गठन किया गया, और ये प्रोजेक्ट इसी तरह से चलता रहा। अब एज अ कॉन्सिक्वेंस कुछ लोग कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट की वजह से, अननेसेसरी जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब करने की वजह से इस तरह की आपदा हुई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने धारासू से गंगोत्री का स्ट्रेच जो है वो ब्रॉड किया था। अब यहाँ पर यू कैन सी द लोकेशन। वेट, ये धारासू है और ये गंगोत्री है। ये जो रोड है इसके वाइडनिंग का काम अंडरगो किया गया था, और इसी रोड पर ही धराली गांव स्थित है जहां पर बाढ़ आई है। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो तो इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं, बट धारासू से गंगोत्री का जो स्ट्रेच है उस पे ही धराली गांव स्थित है। नाउ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए गए थे, दे वर नॉट बीन टेकन केयर ऑफ, और इस वजह से शायद ये डिजास्टर हुआ है, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। मैन मेड एक्टिविटीज हैं,
इसी मैनमेड चीज़ें हैं, उसके कारण इकोसिस्टम को डैमेज हुआ है। चार धाम जो है वो 900 किलोमीटर ऑल वेदर रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, जिसमें चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कनेक्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से भी। हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो इस पूरे डिजास्टर के बीच में आ गया है। तीसरे एजेंडा की बात कर लेते हैं कि क्या सरकार को इस तरह के डिजास्टर हो सकते हैं, इस बारे में किसी ने वार्न किया था? क्या सरकार को कहा गया था कि आप थोड़ी सी बंदिश में ही रहिए? एक्चुअल में ऐसा था, बट उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन आपको 22,999 में अवेलेबल है, पर ये ऑफर 8 अगस्त तक ही है। इस पे हम 1 महीने का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनरोल करने के लिए कोड आपको जो इस्तेमाल करना है वो है MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। हमारी जो बैचेस ऑनगोइंग है उनके बारे में आप देख लीजिए। 11 अगस्त से आरंभ बैच और प्रारंभ बैच शुरू होने वाली हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। कोड वही है MM05। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो था कि क्या सरकार को किसी ने बताया था। दरअसल जो पूरा एरिया है धराली और उसके पास का, बेसिकली गंगोत्री से उत्तरकाशी का जो रीजन है वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है। इको सेंसिटिव जोन वो जोन्स होते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की इतनी आसान इजाज़त नहीं मिलती है। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव होने के कारण इनमें बहुत सारी परमिशंस और रेगुलेशंस लगते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इको सेंसिटिव जोन्स अनाउंस करती है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दिया गया था 2012 में ही। 2012 से ही वो एक इको सेंसिटिव जोन है। वहाँ पर जो कमेटी है जो इस जोन को मॉनिटर करती है, उन्होंने वार्न भी किया था कि अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट इस एरिया में हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस यहाँ हो रहे हैं और इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम डैमेज होता हुआ दिख रहा है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन 4,157 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है। गंगोत्री और उत्तरकाशी टाउन के बीच ये जोन स्थित है और 2012 में इसे नोटिफाई किया गया था। नाउ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाया और इन सारे कारणों के चलते, ये सारे रीजंस के चलते इतना बड़ा डिजास्टर हम देख रहे हैं। बट खतरा अभी टला नहीं है, देयर इज मोर टू इट, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है या रिपोर्ट्स का कहना है कि धराली और हर्सिल के बीच में एक लेक का फॉर्मेशन हो रहा है और वो लेक जो है वो हो सकता है कि फट भी जाए, आउटबर्स्ट भी हो जाए। तो ये सेंसिटिव सिचुएशन अभी वहाँ पर है, खतरा अभी भी टला नहीं है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है इस पूरे डिज़ास्टर से कि एक डेवलपमेंट अपनी जगह है, एनवायरनमेंट अपनी जगह है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिसके चलते हमें डेवलपमेंट को शायद कुछ ट्वीक भी करना पड़ सके, डेवलपमेंट को उस इंटेंसिटी से ना करना पड़े पर्टिकुलर रीजन्स में, स्पेशली हिमालयन रीजन्स में, क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना ज़्यादा विटनेस होते हैं और उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।